नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। द डिबेट में आज लगातार दूसरे दिन हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि नोटबंदी का जो इम्पैक्ट था उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, अब अगला सरकार का कदम क्या होगा। नोटबंदी के टारगेट अगर अचीव कर लिए गए हैं, नोटबंदी के टारगेट पूरे हो गए हैं, जिस मकसद से नोटबंदी का फैसला किया गया था क्या वो मकसद पूरा हो गया है, और अगर पूरा हो गया है तो अब अगला कदम केंद्र सरकार का क्या होगा। क्या बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसेगा या जिन लोगों ने काला धन अर्जित किया हुआ था उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 1 साल पूरे हो गए हैं, कुछ इसको एनिवर्सरी मान रहे हैं और कुछ इसको बरसी मान रहे हैं। कुछ लोग, राहुल गांधी और उनकी टीम इसको डिजास्टर मान रही है देश के लिए, मोदी जी और उनकी टीम इसको सेलिब्रेट कर रही है। आम आदमी पसोपेश में है कि वो इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखे। अर्थशास्त्री भी पसोपेश में है क्योंकि कुछ इसको सपोर्ट करते हैं और कुछ इसकी खिलाफत करते हैं। लेकिन कल जो डिबेट हुई थी द डिबेट में, एक मुद्दा ऐसा था, एक ऐसे बिंदु पर आकर हम सब सहमत हुए थे उस डिबेट में कल की, कि सरकार को एक इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करानी चाहिए। डिमोनेटाइजेशन जैसा बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला सरकार ने लिया, ठीक है। कालाधन देश की में समानांतर अर्थव्यवस्था का रूप ले चुका था, उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने अगर ये फैसला किया, ओके फाइन। लेकिन देश के अर्थशास्त्रियों को, समाज के तमाम दूसरे वर्गों को, शहरों का भी क्लासिफिकेशन करके एक टीम का निर्माण होना चाहिए। वो टीम सरकारी तौर पर ही सही या जैसे भी सरकार उसको ठीक समझे, एक इसका इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, ताकि कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ कहते हैं कि बहुत गलत हुआ, कुछ कहते हैं अच्छा हुआ, पर वास्तव में क्या हुआ, यह रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए और सरकार को इस तरह की एक रिपोर्ट देनी चाहिए। तो कल हम लोग इस बिंदु पर सहमत थे। चूंकि 8 नवंबर के 2016 को देश की आर्थिक व्यवस्था पर इससे बड़ा फैसला किसी सरकार ने नहीं किया था, तो हम लगातार दूसरे दिन डिबेट करने का मकसद यह है कि नोटबंदी अब एक इतिहास हो चुका है, एक बीता हुआ अध्याय है। अब आप नए नोट के साथ हैं, तो अब इसके बाद क्या होगा, इंपैक्ट क्या है इसका अर्थव्यवस्था से लेकर आम आदमी के जीवन में, और दूसरा इसके बाद सरकार की क्या तैयारी है। इन बिंदुओं पर हमें विचार करना होगा। तो आइए कुछ आपको आज के पहले स्टेटमेंट सुना देते हैं, उसके बाद हम एक बड़ी डिबेट को अपने एक्सपर्ट्स पैनल के साथ दिखाएंगे। तो आइए पहले आपको हम कुछ आंकड़े बता देते हैं कि दरअसल नोटबंदी के बाद का सिनेरियो क्या है देश का। तो बेनामी संपत्ति को लेकर कुछ बड़ा ऐलान 10 नवंबर को प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो 8 नवंबर को पिछली बार आप तैयार थे, इस बार 10 नवंबर को तैयार रहिएगा। सरकारी जो कामकाज है उसमें कुछ डिजिटल लेन देन के फैसले बड़े किए जा सकते हैं 10 नवंबर को होने वाली केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में। इसके अलावा जो गोल्ड को ये माना जाता है कि जो गोल्ड परचेज इंडिया में होता है उसमें मैक्सिमम पार्ट ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है, तो सोने की खरीद के लिए भी कुछ कड़े नियम हो सकते हैं या फिर इसका तरीका ही खरीदारी का बदल दिया जाए। दूसरा, संपत्ति की जो खरीद होती है, ये माना जाता है कि 60-40 चलता है। 60% आप चेक से पेमेंट करते हैं, 40% आपका कैश पार्ट जाता है, या जिस तरह से भी समानांतर व्यवस्था चल रही थी, तो उसको लेकर भी कुछ बड़े निर्णय प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो सवाल इस बात का है कि नोटबंदी के बाद व्हाट नेक्स्ट, और इस पर जो इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट कमेटी बनाई जानी चाहिए, उस पर किस तरह के लोगों को सम्मिलित किया जाए, और भारतीय अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी का इंपैक्ट क्या रहा, आज इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमानों को मैंने आज डिबेट में आमंत्रित किया है। मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गीतिका केसवानी जी को विशेष तौर पर आमंत्रित किया है, आईसीएसई की चैप्टर की उत्तर प्रदेश की चेयरपर्सन है, और इसके पहले भी कई डिबेट में मेरे साथ सम्मिलित रह चुकी हैं, बहुत जानी मानी अर्थशास्त्री हैं। मेरे साथ उम्मेद सिंह जी मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में सीनियर लीडर, और बिजनेस स्टैंडर्ड के उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ और देश के जाने माने आर्थिक मामलों के पत्रकार मेरे साथ सिद्धार्थ कलहन साहब जुड़े हुए हैं। इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था में नोटबंदी को वो किस प्रकार से देखते हैं। थोड़ी देर बाद मुझे मनीष खेमका ज्वाइन करेंगे, ग्लोबल टैक्स पेयर्स के चेयरमैन हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। सुची विश्वास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ वेद जैन साहब जुड़ेंगे, देश के बहुत ही जाने माने प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, ये भी मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनेंगे, और वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ भी इस डिबेट में सम्मिलित होंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और
अब मुझे नावेद सिद्दीकी जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और बहुत शुक्रिया कि आप सबने अपना कीमती वक्त निकाला ताकि हम 8 नवंबर 2016 के बाद के हिंदुस्तान का असेसमेंट कर सकें। बहुत शुक्रिया। मनीष जी, आप मुझे बताओ कि नोटबंदी के आप मुझे 5 फायदे बताओ। देखिए ब्रजेश जी, एक तो 8 नवंबर 2016 भारत के आर्थिक इतिहास में का ऐतिहासिक दिन है। डर जाते हैं लोग। उस दिन चल रहे हैं व्हाट्सएप उस दिन काले धन पे बड़ा प्रहार हुआ था। और आज 8 नवंबर 2017 भी एक बड़ा दिन इसलिए है कि आज देश ने उन लोगों का चेहरा देख लिया कि कौन लोग काले धन के पक्ष में है, कौन लोग काले धन के विरोध में है, कौन लोग आतंकवाद के पक्ष में है, कौन लोग आतंकवाद के विरोध में है, कौन लोग भूमाफियाओं के पक्ष में है, कौन लोग भूमाफियों के विरोध में है, कौन लोग नक्सलवाद के। तमाम आज चेहरा, जिन लोगों ने ब्लैक डे मनाया हम उनको मानते हैं कि उनके समर्थक हैं, और जिन्होंने इसको मतलब जो ब्लैक डे मनाए वो आतंकवादी है नहीं, उनके पक्षधर है। चूंकि इस काले धन फायदा पूछा था, आप तो कहां चले गए? नहीं, आप मुझे फायदा बताओ। ब्रजेश जी, चूंकि डिबेट में आपने 2-3 चीजें कही। आपने कही, कुछ लोगों ने इसको वर्षगांठ कहा, कुछ लोगों ने बरसी कहा। चूंकि पॉलिटिकल बात आपने कही, इसलिए इसका पहला जवाब पॉलिटिकल व्यक्ति के लिए पहला जवाब पॉलिटिकल है। चूंकि आंकड़ों के लिए इकोनॉमिस्ट आपने बैठाए हैं विभिन्न, मैं भी लेके बैठा हूं बहुत ढेर सारे आंकड़े, और कल से उस पर चल रहा है ढेर सारी डिबेट्स, और वित्त मंत्री जी ने भी अपने विषय को रखा है। फायदे अगर हम गिनाएं तो 5 बड़े फायदे, केवल आप हेडलाइन पढ़ दें। एक्चुअली फायदे इतने हैं कि पूरा हमको लगता है 45 मिनट हम ही को देना पड़ेगा आपको। अभी तो जितना समय दिया उसका यूटिलाइज कर लीजिए। हाँ। बोलिए, प्लीज गो अहेड। देखिए, हमारी सरकार जिस दिन बनी उस दिन से हमको जो मैंडेट मिला था इस देश में, तो एक बड़ा इशू हमारे लिए भ्रष्टाचार भी था। ओके। 26 मई 2014 को हमारी सरकार बनी, और कैबिनेट के पहले फैसले में हमने काले धन पर एसआईटी बनाई, जो कांग्रेस लगातार 2 सालों से इग्नोर कर रही थी। अर्थात हमारा कमिटमेंट था काले धन के लिए। इस एक साल में 30/6/2017 तक करीब 15.28 लाख करोड़ रुपए। ये सब डेटा है मेरे पास, मैं तो केवल मोटा मोटा आपसे समझना चाहता हूं कि फायदे क्या हुए हैं आपको। सबसे बड़े 2-4 फायदे बता दीजिए। तमाम फायदे हुए हैं, डेटा तमाम फायदे हुए। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आतंकवाद नक्सलवाद की कमर टूटी है, बेनाम भूमाफियाओं की कमर टूटी है, साथ ही साथ जो ब्लैक। सुची विश्वास जी, नोटबंदी के 5 बड़े नुकसान बताइए। नहीं, फायदे ही फायदे हैं। मनीष जी ने अभी गिनाया ना, आतंकवाद पूरी तरह रुक चुका है, काला धन पूरी तरह वापस आ चुका है, पत्थरबाजी रुक चुकी है, जितना धन गया था उतना वापस आ चुका है, आरबीआई उच्च की अवस्था में है, जीडीपी का इतना विकास हो गया, इतनी नौकरियां पैदा हो गई, और उसके बाद तो शोषा ये कि हर बात में आतंकवाद को ले आते हैं। मनीष जी, आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए। जब नंदलाल का ट्वीट राहुल गांधी करते हैं तो शर्म आपको आनी चाहिए। एक सैन्यकर्मी के फोटो को ट्वीट करके आप एक शेर कहते हैं, और उस नंदलाल जी का जब स्टेटमेंट आता है, आपने ऑब्जेक्शन, शर्म की बात है। एक सैनिक की फोटो ट्वीट करके राहुल गांधी को शर्म नहीं आती। ऑब्जेक्शन नोटेड। यस प्लीज। GDP, we are talking about nation. No personalized comment, please. We are talking about money. हर चीज GDP प्लीज हो गया, नोटेड है, बोलने दीजिए। यस। आतंकवाद के पक्ष में सिर्फ आप हैं। हर चीज को जाके राष्ट्रीयता से जोड़ देना। मैंने नोटबंदी के 5 नुकसान पूछे हैं आपसे। नहीं आता जैसे राष्ट्रीयता का नाम लेने सुची विश्वास की आड़ में नुकसान कहे। सुची विश्वास, आप नोटबंदी के 5 नुकसान बताओ। आप बीजेपी को छोड़ो, आप मुझे 5 नुकसान बताओ केवल। भाई बीजेपी तो मैंने कहा ना, देश में आप देख नहीं रहे किस स्तर से जीडीपी में लगातार उछाल है, नौकरियों में इतना पैदा हुई, आरबीआई की मान्यता और क्रेडिबिलिटी, एक स्वायत्त संस्था, वो कहां से आपसे ज्यादा है इस समय देश की जीडीपी में। आतंकवाद का पता नहीं। ये सारे फायदे ही तो हैं देश में जिस तरह की उसके बाद सोचा, ये इतनी मौतों का मजाक उड़ाते हुए जो लोग लाइनों में लग के मर गए, बजाय उन्हें मेरे साथ गीतिका केसवानी जी मौजूद हैं, बहुत जानी मानी अर्थशास्त्री हैं और आईसीएसई के चैप्टर की उत्तर प्रदेश की चेयरपर्सन है। सुची विश्वास जी प्लीज वेट। गीतिका जी, आप मुझे बताओ कि नोटबंदी को लेकर देश में आंकड़े बहुत ढेर सारे हैं, लोगों का असेसमेंट डिफरेंट है, लेकिन आज तक कोई एक क्रेडिबल रिपोर्ट ना तो रिजर्व बैंक दे पाया, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री दे पाई, ना केंद्र सरकार दे पाई, ना कोई एनजीओ दे पाया, ना कोई औद्योगिक संगठन पीएचडी चैम्बर हो या दूसरे संस्थान हो। आज तक कोई भी एक इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट नहीं आई
जिससे हम ये क्रेडिबल माने और ये समझे कि ये नोटबंदी के बाद ये फायदे हुए, ये नुकसान हुए? ये इस एक साल में 2016 से लेकर 17 तक आप देखें तो इंडियन बैंकिंग इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। जो अकाउंट्स शेल कंपनीज के जीरो नेगेटिव बैलेंस में थे, लोन एंड एडवांसेस इतने एक्सट्रीम थे उनके, आज उसमें 2000 करोड़ 5000 करोड़ ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कैश फ्लो आपका बैंकिंग में बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्रांग हो चुका है। तो ये तो आपका एक बूम ही है इस डिमोनेटाइजेशन का कि आपकी इंडियन बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग हो चुकी है। पहला आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज, और उसकी रिपोर्ट आरबीआई ने डेफिनेटली अभी एकदम क्लियर कट ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट नहीं तैयार की है, बट वो विद इन 1 ईयर अगर आप रिपोर्ट देखें, अगर आप 6 महीने की रिपोर्ट देखें तो आरबीआई की 6 महीने की रिपोर्ट रेडी का कोई पर्पस नहीं था। 1 साल की रिपोर्ट बनने नहीं, मैं में इम्पैक्ट असेसमेंट में लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि समाज के भी एक, क्योंकि आरबीआई तो अपने डेटा दे सकता है ना, मैं तो कह रहा हूँ उसका इम्पैक्ट क्या रहा, इस पर चर्चा इम्पैक्ट इसका यही है कि इंडियन बैंकिंग काफी स्ट्रांग हुई है, जिसकी वजह से आपका जो आपका डिमोनेटाइजेशन का जो इफेक्ट है वो इंडियन बैंकिंग पे डेफिनेटली है। सेकंड जो मेजर इफेक्ट आपका डिमोनेटाइजेशन का है वो रियल एस्टेट पे है। रियल एस्टेट पे जो अभी तक सिर्फ ब्लैक मनी में ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, 60-40 रेशियो जो अभी स्टार्टिंग में आपने कहा, अब आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ये बिल्कुल एकदम कर्व हो गया है आपका, एकदम इस पे कैप लग गया है। आप कोई भी ब्लैक मनी पे इससे ट्रांजैक्शन, कुछ उद्योग धंधों पर भी असर पड़ा है? उद्योग रिटेल बिजनेस पे आपका डेफिनेटली थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, बट रिटेल बिजनेस अब डिजिटलाइजेशन की तरफ उमड़ रहा है। डिजिटलाइजेशन से उनका कैशलेस सिस्टम होके फिर अगेन आपकी जो बेनिफिट मिलती है वो इकोनॉमी को ही बेनिफिट मिलती है, क्योंकि पैसा आपका ना उधर है ना इधर है, कैश में नहीं है। कैशलेस की वजह से आपका पैसा इकोनॉमी में प्लस आपकी जीडीपी पे ही इफेक्ट आएगा। आपको कैश लेस की वजह से आप इकोनॉमी पे ही वर्क कर सकते हैं। आपका जो रियल एस्टेट का जो आज की डेट में रियल कि एस्टेट देश की अर्थव्यवस्था के लिए नोटबंदी ठीक थी? देश की बिल्कुल ठीक थी। इकोनॉमिक हेल्थ ठीक थी? इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, मैं जरूर दोबारा बोलूंगी, इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो आपका आगे चलकर definitely मिलेगा? बहुत अच्छा। ऑलरेडी। उमेश सिंह जी, आप मुझे एक चीज बताओ कि नोटबंदी का फैसला जब 8 नवंबर 2016 को लिया गया था, ये माना जा रहा था कि ये बहुत ही रिस्की फैसला है, अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान तो कोई बड़ा हुआ नहीं, तो फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर इन नुकसानों को मैं बता रहा हूं, आपने 5 चीजें कई बार पूछ आप भी रहे 5 हैं। बता दीजिए मैं प्लीज। बिल्कुल बता रहा 5 हूं। बड़े नुकसान आप बता आप दीजिए। बड़ा नुकसान, अगर 150 गरीब लोगों की मौत हो गई वो छोटा नुकसान नहीं। मैं सहमत, ये सहमत। दूसरी चीज, हमारे देश की 2% जीडीपी डाउन हुई, ये छोटा नुकसान नहीं है। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल रहा, आज तक लोग उबर नहीं पाए, जीएसटी आ गई, बिजनेस चौपट हो गया, ये छोटा नुकसान नहीं है देश के लिए। आप जिस तरह से देखिए, 5 नहीं मैं बहुत सारे गिना दूं आपको, आप इस तरह की स्थितियां, जो कंफ्यूजन पैदा हुआ, जिस तरह से नोट को रद्दी का टुकड़ा कह करके और कहा गया कि मैं 50 दिन के अंदर मेरे देशवासियों टाइम दे दो, अगर देश पूरा अगर हरा भरा ना हो जाए तो सड़क पे फांसी चढ़ा देना। हुआ हरा भरा? आज देखिए, अब देश से पूरी पूछे, आज पूरा देश त्राय कर रहा है, फांसी नहीं, उनको माफी मांगना चाहिए। आज का ये काला दिन हमेशा लिखा जाएगा। देश त्राही कर रहा है कि बीएसपी? आज जी देश त्राही कर रहा है बीएसपी? मैं आपको एक चीज इसका जवाब दे देता हूं। आज प्रधानमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए इसी बात पे, जो इनको 31% वोट मिला है, देश का समर्थन मिला है, और उसके बाद 69% इनके विरोध में भी रहे हैं, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। जिनको इन्होंने चोर कहा, सारे विपक्षियों के ऊपर जांच करवाने का ऑर्डर दिया और आज तक कुछ नहीं निकला है, इनको अभी तक इनको निकाल दे। ये केवल इंतजार है इनको, झूठ के पुलिंदे, इनके अपने मैनिफेस्टो, फर्जी मैनिफेस्टो, ये एक भी काम पूरा नहीं करते हैं, केवल लोगों को गुमराह करते हैं। ऑल राइट। सिद्धार्थ कलंश जी उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने आर्थिक मामलों के पत्रकार हैं, मेरे साथ आज स्टूडियो मौजूद है। सिद्धार्थ जी, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए जनता के लिए भी समय निकाला। आप मुझे बताओ कि 8 नवंबर 2016 के बाद का हिंदुस्तान आर्थिक तौर पर, उद्योग धंधों के तौर पर, आम आदमी के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर आप किस प्रकार से देखते हो और आपका असेसमेंट क्या है? मुझे जी सैकड़ों सालों तक यह दिन याद रहेगा। हमारे आपके बच्चे पाठ्य पुस्तकों में पढ़ेंगे और तमाम सारे शोध, अध्ययन और बहुत कुछ होता रहेगा। मेरे पास कोई अपने आंकड़े नहीं हैं, मैं केवल और केवल केंद्र सरकार के आंकड़ों की बात करूंगा। 5 नंबर 1, नौकरी में गिरावट हमने नहीं, केंद्र सरकार ने माना है। नंबर 2, विनिर्माण क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ नेगेटिव हुई है, मैंने नहीं, केंद्र सरकार ने माना है। नंबर 3,
असंगठित क्षेत्र के कारोबार में 40% तक, याद रखिएगा 40% तक गिरावट आई है। मैंने नहीं, खुद केंद्र सरकार ने, संसद ने माना है। नंबर 4, तरलता का अभाव है। अभी केसवानी जी ने कहा कि बैंकों की स्थिति बहुत मजबूत हुई। ये बात जेटली जी सुन लेते तो जो बैंकों के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए देने की बात कर रहे थे, शायद उस पर लगाम लगा लेते। नंबर 5, जीडीपी में गिरावट 2% की गिरावट पहले भी हुई है। 1990 की आखिरी तिमाही में जीडीपी की गिरावट 1.6% थी, जो ऐतिहासिक थी। यहाँ 2 तिमाही में 2% की गिरावट कहा जा रहा है क्वार्टर की गिरावट है, 71 चिंता नहीं करना चाहिए। 71 वर्षों में आज तक कभी 2 क्वार्टर में 2% की गिरावट नहीं हुई। हमारी कुल इकोनॉमी का साइज देखिए और 1% को समझिए, 12 लाख करोड़ रुपए। ये 5 वह नुकसान है जो खुद केंद्र सरकार बता रही है। कोई स्वतंत्र एजेंसी से जुटाए गए आंकड़े, आप खुद कह रहे हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बननी चाहिए। हम सब सहमत भी थे कल की डिबेट कि इम्पैक्ट और आज भी मेरे ख्याल से इस पर कोई अब मैं आपत्ति आपसे किसी को कह रहा नहीं हूं होनी चाहिए। कि राजनीति में सरकार चलाते वक्त नीति निर्धारण में कई बार गलतियां भी होती हैं या कोई फैसले गलत भी हो जाते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। इससे पहले की सरकारों ने भी ऐसे काम किए हैं, हो जाते हैं। मानवीय भूल है, मानवीय गलती कभी कभी हो जाती है, लेकिन पर ये लोग तो निर्लज्जता के साथ इसका उत्सव मनाना, 150 लोगों की मौतें भी हुई हैं। कारोबार की जो स्थितियां आई हैं, हम सबके परिवार में अभी ये कैमरा जब बंद होगा, आप सबसे पूछेगा कि क्या पूरे के पूरे परिवार में, चाचा, नाना, मामा, सबको पूछिएगा, क्या डिमोनेटाइजेशन से किसी एक की नौकरी नहीं गई है? जरूर गई होगी। क्या डिमोनेटाइजेशन से आपके, हमारे सबके रेवेन्यू पे फर्क नहीं आया होगा? जरूर आया होगा, जरूर आया होगा। त्रासद स्थिति थी। माना कि कुछ अच्छे कामों का उद्देश्य लेकर ही ये फैसला लिया गया होगा। कोई भी सरकार का जो मुखिया बैठा होता है वो इसलिए नहीं फैसले लेता है कि देश को उठा के काल के गाल में फेंक दिया जाए। जरूर उसके कुछ अच्छे निहितार्थ रहे होंगे, कुछ उद्देश्य रहे होंगे, लेकिन कई बार। नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नावेद जी, नोटबंदी के बाद 1 साल के बाद का जो सरकार का असेसमेंट है, उसके कुछ पॉजिटिव उन्होंने इम्पैक्ट्स भी बताए हैं। जैसे ई रिटर्न भरने वाले तकरीबन 65 लाख लोग बढ़ गए, नए करदाताओं का मतलब जो टैक्स बेस है वो बढ़ गया, इसके अलावा मोबाइल से जो लेन देन है वो बढ़ गया, डिजिटल लेन देन बढ़ा दिया गया, महंगाई दर में कमी आई, होम लोन के ब्याज दर में भी कमी आ गई। सरकार ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी गिना रही है। आपको क्या लगता है कि वाकई में नोटबंदी के बाद कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ है? जी, सरकार इनकी है और सरकार जो भी चाहे कागज पे कुछ भी बढ़ा सकती है। 4-5 चीजें आपने जिक्र किया, काफी कुछ बढ़ा दिया। नहीं, वो अभी सिद्धार्थ जी ने भी बताया, वो भी है सरकार ने दिया है, और मैंने जो बताया वो भी सरकार ने दिया है। सबसे पहली चीज ब्रिजेश जी ये है कि आज काला दिवस मनाया जा रहा है और काले दिवस के रूप में इसको याद किया जा रहा है। काला धन तो आया नहीं और इसीलिए देखिए आपके चैनल पे आज मैं काला कुर्ता पहन के आ गया और मुझे बड़ी खुशी है कि ब्रिजेश भाई भी हमारा साथ दे रहे हैं काला पहन के। कहीं ना कहीं ब्रिजेश मैं भाई समझ भी सकता हूँ आपकी बेसब्री, आपको साथ की बहुत पसंद है। नहीं, आप हर जगह साथ तलाशते हैं, ये तो मतलब आपकी काबिलियत है। प्लीज कहीं ना कहीं ब्रिजेश जी का लेकिन साथ जो मिला ये ब्लैक भी- डे मनाएगा, मनीष शुक्ला कह रहे हैं वो आतंकवादियों को समर्थक है। अब आप कुछ भी बोलिए। ब्रिजेश जी देखिए, मनीष शुक्ला जी को ये बताइए कि दुनिया में 9/11 को कोई नहीं भूल सकता। उसके बाद आ जाइए 29/11 मुंबई हमले हुए, उसको भी कोई नहीं भूल सकता। उसी तरीके से ये एक हादसा था हिंदुस्तान की आवाम के साथ कि जिस तरह से रात में आकर ये फरमान जारी कर दिया गया, ये एक हादसा था। और जो काफी कुछ जो घटनाएं हुई हैं ब्रिजेश भाई, अभी जितने हमारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, दानिश्वर लोग, इन सब ने बता दिया कि 5-5 चीजें करके इन लोगों ने बता दिया क्या क्या हुआ। लोगों की लाइन में तो मौत हुई है और हमारी बहनों की जिनकी बारात आने वाली थी वो चीज नहीं बता पाए लोग। बारात आने वाली थी, पैसा पास था नहीं, बारातें लौट गईं और लड़कियों को आत्महत्या करनी पड़ी। कई लड़कियों ने आत्महत्या की बारात लौटने से, तो ये तो हमारी बहनों ने किया। अब ये देखिए, गुजरात के 2 लोगों ने ये एक फसल बोई पिछले 8 तारीख को और अब 1 साल बाद अब वक्त आ रहा है फसल काटने का और गुजरात में ही इसकी फसल कटेगी। और हमें पूरा यकीन है कि जितने लोग बैठे हमारी बात से, करोड़ों लोग देख रहे हैं आज इसको और इत्तेफाक रखते होंगे कि कहीं ना कहीं इसका एक डर, इसका एक खौफ, इसकी एक चिंता, इसकी एक परेशानी, ये सारी चीज इनके चेहरे पर मेरे है। साथ जुड़ चुके हैं, ग्लोबल टैक्स पेयर्स के चेयरमैन हैं। मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपना हमारे लिए समय निकाला। मनीष, एक सवाल है आपसे कि जब
99% जो आरबीआई का डेटा है वो बताता है कि जो भी कैश मनी सर्कुलेटेड थी मार्केट में 99% बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गई। सिर्फ 1%, वो भी 1000 के नोट, वो वापस नहीं आया, वो तकरीबन 13-14 हजार करोड़ के। तो फिर ब्लैक मनी साहब कहां रह गई जब बैंकिंग सिस्टम में आ गई? और दूसरी चीज ये है कि अगर वो ब्लैक मनी थी, एक्शन क्यों नहीं? ब्रिजेश जी, एक तो ये तर्क मेरी समझ से परे है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब पैसा पूरा वापस आ गया तो ब्लैक मनी कहां थी। आप देखिए, 2.25 लाख कंपनियों को सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया है और उन 2.25 लाख कंपनियों से जुड़े हुए 3 लाख से ज्यादा डायरेक्टर्स को जो है ब्लैकलिस्ट किया है सरकार ने। जो देश का जो राजस्व है वो अचानक से 3-3.25 लाख करोड़ रुपए प्लस हो गया है। जो अगर हम नोटबंदी के बाद का कहें तो ये ऐसा नहीं कि जो भी पैसा आ गया तो वो वाइट हो गया, बैंक में जमा हो गया। अब एक सरकार के पास में उस पैसे के मालिक का नाम अब रजिस्टर हो चुका है। जो पैसा अभी तक घूमता था, एक आपको इंपॉर्टेंट तथ्य मैं बताऊं, जिस समय डेमोनेटाइजेशन हुआ तो लोग पहले जनधन खातों की आलोचना करते थे कि इन जनधन खातों में पैसा नहीं है लोगों के पास जमा करने के लिए, और प्रधानमंत्री जो जनधन खाते खुलवा रहे हैं। 8 तारीख को डेमोनेटाइजेशन होता है और 16 तारीख को उत्तर प्रदेश, अकेले उत्तर प्रदेश के खातों में 10,000 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं। तो ये ब्रजेश जी कहां से आते हैं? अगर जिन खातों में जनधन अकाउंट जो खुले थे, जो माना जाता है कि भाई गरीबों के अकाउंट खुले थे, अचानक से मात्र 16 तारीख को 8 दिन के भीतर ही जो है उसमें 10,000 करोड़ से ज्यादा आ जाते हैं। तो ये तो एक पक्ष है। अगर हम देखिए, एक पक्ष इसका ये भी हो सकता है जो आप बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। बस मैं इसमें एक चीज ये ऐड ऑन करना चाहता हूं कि हमारे देश के लोगों को जुगाड़ टेक्नोलॉजी की बड़ी आदत है और बड़े जुगाड़ी लोगों का ये देश है। आपने नोटबंदी तो लागू कर दी, लेकिन उस सिस्टम में जो लूप होल थे वो आपने पकड़े नहीं, वो आप पकड़ पाए नहीं। और आपके पास जो इंडियन टैक्स लॉज हैं, आपके रूल्स हैं, वो इतने एम्पावर्ड नहीं है कि इस तरह से लोगों को खोज कर पाए। आप देखिए, जितने भी इस तरह के खाते थे उस सब जगह पैसे जमा हो गए। साल भर होने के बाद भी आप कोई ऐसी इस तरह की प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई जिससे कि हम एक बड़े पैमाने पर इसको कोई मैसिव ड्राइव चला पाए। कुछ हमें जी अब प्लीज गो अहेड, बोलिए मनीष जी। जी जी, सॉरी, वो बात का कुछ ऑडियो चला गया था। इसमें विजय जी देखिए, दो चीजें हैं। एक तो नतीजे हो गए और दूसरा नियत हो गया। तो नतीजे बहुत ढेर सारी चीजें, कोई भी अगर बड़े राजनीतिक फैसले होते हैं तो मुझको लगता है उनको नतीजों के साथ साथ में नियत की कसौटी पर भी कसा जाना चाहिए था। तमाम सारे आरोप मोदी जी के ऊपर, नियत की बात कोई नहीं है, ये नियत तो आप उठा रहे हो। मैं तो कह रहा हूं ग्राउंड जीरो पर इसके इम्पैक्ट को मैं कह रहा हूं कि आपके पास बैंकिंग सिस्टम, आपके पास टैक्सेशन लॉज ऐसे सख्त नहीं है कि आपने जो लूप होल्स पकड़कर हमारे देश के जुगाड़ी लोगों ने अपने अपने पैसे खपा दिए, अब उनको पकड़ने में आपको कठिनाई हो रही है। नहीं, देखिए, ये आपका शक आपका बिल्कुल जायज है, क्योंकि तमाम सारे अभी तक जो मुकदमे थे केंद्र सरकार के वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। पहले जो लोग पकड़ में आ चुके थे, अभी तक केंद्र सरकार उनका पैसा वापस नहीं ला पाई है कानूनी अड़चनों के कारण। तो कानूनी अड़चनें तो अपनी जगह निश्चित हैं, लेकिन फिर भी ये उपलब्धि क्या कम है कि एक झटके में 2.25 लाख कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है और मतलब एक झटके में रेवेन्यू बढ़ जाता है। मैं आपको खाली रेवेन्यू के अगर बेसिक आंकड़े दूं ब्रजेश जी, मैं नेक्स्ट राउंड में आपसे आंकड़े ले लूंगा, लग गए आंकड़े नेक्स्ट राउंड में लूंगा। जी, मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से वेद जैन साहब जुड़े हुए हैं, देश के बहुत जाने माने, बहुत प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं। जैन साहब, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने कीमती समय हम सब के लिए निकाला। ये पूरा पैनल मेरे साथ बैठा हुआ है और लाखों दर्शक इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। दो तरह के अर्थशास्त्री मुझे पिछले 1 साल से मैंने बहुत डिबेट 10-15 कर डाली होंगी, जो प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट है। कुछ कहते हैं कि नोटबंदी इज इक्वल टू नसबंदी। कुछ अर्थशास्त्री ऐसे जो बिल्कुल वर्टिकली चेंज्ड हैं और वो कहते हैं कि नोटबंदी का फैसला देश की अर्थव्यवस्था के हित में लिया गया। लेकिन आज तक कोई भी ऐसी क्रेडिबल रिपोर्ट किसी की तरफ से क्यों नहीं आ रही कि नोटबंदी का रियल इंपैक्ट असेसमेंट क्या है। एक अर्थशास्त्री के तौर पर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप इस फैसले को और इस 1 साल को, 8 नवंबर 2016 के बाद के हिंदुस्तान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने अभी सभी राजनीतिक दल के जो प्रवक्ता बैठे हैं
उन सबको सुना और अपने सबने अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी बातों को सपोर्ट करने की कोशिश की। देखिए, नोटबंदी जिसे हम डिमोनेटाइजेशन कहते हैं वो 8 नवंबर 2016 को हुई। जब अगर एक आदमी इतना बड़ा कोई सरकार कदम उठाती है तो उसके बैकग्राउंड में कोई पेपर तो बनाया जाता है कि हमारे उद्देश्य क्या हैं, हम उद्देश्य को कैसे अचीव करेंगे और उस उद्देश्य को अचीव करके हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो आज तक मुझे लगता है कि पब्लिक डोमेन में कोई इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आई कि सरकार का क्या इसका पेपर बनाया था सरकार ने, क्या सरकार इसमें अचीव करना चाह रही थी। 3 बातें कही गई थी जो रिजर्व बैंक का नोटिफिकेशन था, जो प्रधानमंत्री की स्पीच थी। एक कहा था ब्लैक मनी, काउंटरफिट करेंसी और एक कहा था टेररिस्ट फंडिंग। अब जितने प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं जो अपने अपनी बातें और जो बातें बता रहे हैं, जो अखबार में ऐड भी आई है, वो सब बातों में इन 3 चीजों की कहीं चर्चा नहीं आ रही। अभी एक बात कही जा रही थी कि टेररिस्ट फंडिंग करने के लिए रुकावट आ गई। अब ये कैसे मेजर कर लिया कि साहब ये ब्लैक मनी पर ये डिमोनेटाइजेशन होने से टेररिस्ट फंडिंग रुक गई। जाली नोट के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है और इसके ब्लैक मनी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ब्लैक मनी रुक गई है। वो कैसे रुक गई है? उसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जिसका आंसर चाहिए था कि जो 16 लाख करोड़ रात को 500,000 रुपए के नोट को कहा गया कि ये काले हैं, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हुई कि ये काले हैं? और जितने भी हुए वो काले आज की डेट में बैंक में जमा होकर एक बार तो वो सफेद हो गए हैं। अभी जो सरकार का जो डाटा आ रहा है कि हमने 2,30,000 कंपनियां खत्म कर दी हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति ने उन 2,30,000 कंपनी की लिस्ट को पढ़ के ये भी सोचा है कि उन कंपनियों में क्या है। मैं एज ए प्रोफेशनल इस बात को अश्योर कर सकता हूं कि 2,30,000 कंपनियां वो कंपनियां हैं ज्यादातर जिनमें कभी काम ही नहीं हुआ, जिनके कभी खाते नहीं खुले, जिनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। कभी कंपनी बनी, प्रमोटर चले गए, मर गए, खप गए, उनकी वजह से कभी वर्किंग नहीं आई। ये कंपनियां डोरमेंट कंपनी जैन साहब, कहलाती उद्योग हैं, धंधों जिसको पर शेल कंपनी का और नाम भी आम लिया आदमी जाता के है। जीवन पर नोटबंदी का क्या असर पड़ा? देखिए, उद्योग धंधों की बात को देखिए, जीडीपी की अभी बात हो रही थी, ये तो नजर आ रहा है कि अभी जो पिछले तिमाही के जो रिजल्ट आए हैं कि उसमें जीडीपी की ग्रोथ 2% गिरी है। अभी आप जीडीपी की ग्रोथ 2% जब गिरती है तो ये मान के चलिए कि ये कंटिन्यूअस डिक्लाइन है, क्योंकि अगर आज की डेट में ये 2% की ग्रोथ बढ़ के आती और आगे उसके देश तरक्की करता, वो बैक सीट ले गया डिमोनेटाइजेशन की वजह से। अब ये कहना आज की डेट में कि इसके ऊपर कोई अंकुश लग गया ब्लैक मनी का, मुझे नहीं लगता कि अर्थव्यवस्था में कहीं पे भी ब्लैक मनी का, और उसका कारण साबित हो रहा है साफ इससे कि रिजर्व बैंक का कहना है कि बाजार में सर्कुलेशन के नोट ऑलमोस्ट 14 लाख करोड़ के वापस आ गए हैं। जो 1.5-2 लाख करोड़ नहीं आए हैं, मैं ये मानता हूं वो साधारण नागरिक के पैसे हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली वो महिलाओं के पैसे हैं जिन्होंने घर में सेविंग की हुई थी, वो पर फोर्स उनको बैंकों में जमा कराने पड़ गए, वो पैसे हैं। उद्योग धंधों की बात है तो आज की डेट में देखिए एक बहुत बड़ी सवाल रोजगार के ऊपर आया हुआ है। ये जैसे सरकार का भी मानना है कि हाँ रोजगार में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो रोजगार के ऊपर इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो ये मानना पड़ेगा कि देखिए डिमोनेटाइजेशन का जो सरकार ने इनिशियल उद्देश्य सोचा था उसमें कहीं दूर दूर तक कहीं भी किसी भी तरह से वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। जी जैन साहब, मैं नेक्स्ट राउंड में आपके पास आता हूं, आपके लिए कई सवाल है मेरे पास। जी मैं नेक्स्ट राउंड में आपके पास आता हूं, वक्त का भी थोड़ा मेरे पास अभाव है। वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त हमें इस डिबेट को ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र, बहुत स्वागत आपका। नोटबंदी को लेकर जिस प्रकार से धारणाएं बदल रही हैं, तरह तरह की, कोई एंटी ब्लैक मनी डे के तौर पर देखता है, कोई ब्लैक मनी डे के तौर पर देख रहा है, कोई जश्न मना रहा है और कोई इसकी बरसी मना रहा है। कई तरह की विचारधाराएं एक साथ चल रही हैं। नोटबंदी के बाद का जो हिंदुस्तान है उसको लेकर आपका असेसमेंट क्या है कि क्या नोटबंदी का फायदा हुआ या फिर नोटबंदी के बाद का नुकसान हुआ? ब्रजेश जी, एक कहावत है कि तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। तो इस देश में जो सियासतदान देश के शीर्ष सत्ता में बैठे हुए लोग फैसले करते हैं और राजा का फैसला अगर गलत हो जाता है तो प्रजा को सैकड़ों सालों तक भोगना पड़ता है उसका परिणाम। और इस देश में नोटबंदी के परिणाम पर बीजेपी या उनके नेता चाहे जितना बखान करें, लेकिन ये सच है कि घरों में युवा बेरोजगार बैठे हैं
उद्योग बंद हो रहा है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, गांवों में युवाओं में मायूसी है, उनके पास रोजगार नहीं है, और जहां फैक्ट्रियां चल रही थी वहां मजदूर कम हो रहे हैं, जहां पर संख्या बल कर्मचारियों की सरकार से लेके प्राइवेट सेक्टर तक में लगातार घटाई गई है। तो ये कड़वी सच्चाई है इस देश की। और डिमोनेटाइजेशन से पहले जो 100 दिन में महंगाई कम करने की बात कहते थे, वो जवाब दें। दाल, रोटी, आटा, चावल, गेहूं, पेट्रोल, डीजल, तेल, हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया रोल। लेकिन सरकार कह रही कि शेयर बाजार का सेंसेक्स पिछले साल नोटबंदी के पहले 27,591 था और इस साल ये 33,686 हो गया है। तो बाजार तो साथ दे रहा है सरकार का। तो सेंसेक्स से क्या पेट भरता है? यहाँ गांव बैठा हुआ आदमी जानता नहीं सेंसेक्स क्या हो रहा है, कि उछलता है, कि गिरता है, कि लेटता है, बैठता है, सेंसेक्स क्या है? जी जी, आम आदमी को क्या मालूम। हमको तो रोजगार चाहिए। इस देश में आदमी को यातायात के साधन चाहिए, किराया सस्ता हो, रेलगाड़ी सस्ती हो, लोगों को खाना एक मिले, बात और साफ कही है सुथरा सरकार हो। ने कि नोटबंदी के पहले हिंदुस्तान में 2,73,00,000 लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते थे, ये बढ़कर अब 23 करोड़ हो गया है। अच्छा, खाने को पेट में दाना नहीं है और प्लास्टिक मनी और क्रेडिट कार्ड क्या करेंगे लेके? ये चारों ओर लूट मची हुई है इस देश में, और कहा जा रहा है कि देश तरक्की कर रहा है। समस्या ये है, देखिए, कि जहां जरूरत है जड़ पे प्रहार नहीं हो रहा है। रोजगार बढ़ाए जाएं और देश की जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति दी जाए। भ्रष्टाचार में कहाँ कमी आ गई है? पूरे हिंदुस्तान में देखिए, भ्रष्टाचार में कहीं अगर कमी आई हो तो मान लिया जाए कि सरकार की कोशिशें सफल रही। देखिए, बहुत साफ बात है कि इस देश में जब जब सरकारें आई हैं बहुमत की, उन्होंने जब फैसले लिए हैं, चाहे नसबंदी के हो चाहे नोटबंदी को हो, देश की जनता पर वो घातक असर किया है उनका, और इसका नुकसान भी लोगों ने उठाया है। अब कांग्रेस की सरकार अगर भ्रष्टाचारी रही देखिए, आप लोगों ने नसबंदी नहीं मानी, ठीक है, जाति जुल्म हुए थे उस दौर में। आज आप देखिए, आप 130 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। जिस दौर का जमाना है उस दौर से बोलो ब्रजेश जी, जिस दौर का जमाना है उस दौर से बोलो, और बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक वीरेंद्र जी से सवाल। मैं आता हूं, मैं नेक्स्ट राउंड में आऊंगा, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। नावे जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सिंह आपका अपने इनपुट्स के लिए। द डिबेट में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे तो इस बात की चर्चा करेंगे कि नोटबंदी के बाद का जो साल है उसको लेकर सरकार के जो असेसमेंट हैं, महंगाई की दर, बाजार का सेंसेक्स का बढ़ना, औद्योगिक उत्पादन के बढ़ने की भी बात कही जा रही है, इन सब मुद्दों पर भी बात करेंगे और जो इसके निगेटिव इंपैक्ट सोसाइटी पर आए हैं, उद्योग धंधों पर आए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे बड़े प्रोमिनेंट पैनल के साथ। एक छोटा सा ब्रेक। एक सर्वे में इस बात का दावा किया गया कि मार्केट में जो करेंसी, जो कैश मनी फ्लोट थी, उसमें महज 6% यानी 6% ही ब्लैक मनी के तौर पर था। उसमें से अब 1% नहीं आया, तो यानी 5% की ब्लैक मनी थी। सरकार का यह दावा है कि उसने काले धन को समाप्त करने के मकसद से डिमोनेटाइजेशन हाई वैल्यू नोट का किया, 500 और 1000 के नोट का। सवाल इस बात का है कि नोटबंदी के बाद का जो एक साल है उसको लेकर सरकार का दावा क्या है। मैं कुछ ब्रीफिंग आपको कर देता हूं, फिर इस डिबेट को हम आगे अगले पार्ट पर लेकर चलेंगे। ई रिटर्न भरने वाले का डेटाबेस बढ़कर हो गया है 3 करोड़, जो पहले था 2.335 करोड़ तक 65 लाख लोग बढ़े। करदाताओं का डेटाबेस बढ़ा है, तकरीबन 18 लाख नए टैक्स पेयर्स बढ़े हैं। मोबाइल से लेन देन जो पहले 3000 करोड़ था वो 7000 करोड़ के पार है। डिजिटल पेमेंट पहले 94 लाख करोड़ के आसपास था, वो अब काफी वो भी बढ़ गया है। डेबिट कार्ड का प्रयोग जो हो रहा था उसमें भी बड़ी तादाद में इजाफा हुआ है। क्रेडिट कार्ड का मैं आपको बता ही चुका हूं। महंगाई दर 4.2 थी और अब वो घटकर 3.28 हो गई है, यानी महंगाई आंकड़ों में कम है। शेयर बाजार का सेंसेक्स भी
नोटबंदी के बाद बढ़ा है, यानी मार्केट ने अप्रिशिएट किया है। और औद्योगिक उत्पादन जो नोटबंदी के पहले माइनस में चल रहा था वो अब 5.2 है। ये सरकार का दावा है कि नोटबंदी के बाद का हिंदुस्तान ज्यादा बेहतर है। लेकिन एक तथ्य और भी है कि पहले विकास की दर हिंदुस्तान की 7.1% थी, अब ये माना जा रहा है कि वो गिरकर तकरीबन 6.5 के आसपास आएगी। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब 7.6 के आसपास थी और वो घटकर वो भी 6.5 के आसपास आई थी। तब तो नोटबंदी भी लागू नहीं थी। नोटबंदी की वजह से कुछ ये जरूर हुआ है कि आम आदमी इसके लिए तैयार नहीं था, व्यापारी वर्ग और उद्योग धंधे इसके लिए तैयार नहीं थे। नोटबंदी का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट मैंने महसूस किया वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जिसमें मजदूर हैं, रिटेलर्स हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, या जो कैजुअल जिनके पास अपने जिन नौकरी धंधे नहीं है, कहीं से रोजगार करके अपना जीवन यापन करते हैं। आम आदमी है, किसान है, ग्रामीण क्षेत्र का व्यापारी वर्ग है, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मनीष जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं कि सरकार ने जब ये फैसला किया कि हम देश में डिमोनेटाइजेशन करेंगे, ठीक है, आपने कर दिया, क्या इसके इम्पैक्ट्स की चर्चा कभी हुई थी या कभी सरकार ने सोचा कि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेंगे? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 2% का जीडीपी, यानी आप पहले आपके पास 10 रुपए होते थे, 7 रुपए होते थे, आज वो बढ़ रहकर आपके पास 5 रुपए 70 पैसे बचे हैं। यानी देश की अर्थव्यवस्था से पैसे गायब हुए हैं। और ये एक फैक्ट है जो आपने खुद जारी किया है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ओन करेगा? नोटबंदी का फैसला तो अचानक ही लेना था अगर उसके उद्देश्य को प्राप्त माइक ऑन करिए जी। नोटबंदी का फैसला तो अचानक ही लेना था अगर उसके उद्देश्य को प्राप्त करना था। क्योंकि अगर आपको ध्यान में होगा कि जब नोटबंदी ली गई जिस दिन, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने कहा अगर एक हफ्ते टाइम मिल गया होता, मुलायम सिंह जी ने कहा, अखिलेश जी ने कहा, तो हमारा काम हो गया होता। तो उसी काम को रोकने के लिए फैसला अचानक लेना था, उस पर डिबेट करके नहीं हो सकता था और गोपनीय तरीके से ही हो सकता था। दूसरी बात देखिए ब्रजेश जी, आपने कई चीजें बताई कि ट्रांजैक्शन मोबाइल, अच्छा बुरा सब मैं बताया, नहीं ठीक है, मोबाइल से ट्रांजैक्शन बढ़ा, डेबिट कार्ड का उपयोग बढ़ा, प्लास्टिक मनी का उपयोग बढ़ा। आखिर नोटबंदी के पहले भी तो ये चीजें होती रही होंगी, यानी कैश से होती रही होंगी, तो इसका क्या इम्पैक्ट है? दूसरी बात, जो जीडीपी की चर्चा लोग कर रहे हैं, पहली बार इस देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि एक तिमाही में जीडीपी इतनी नीचे हुई हो। 0.2% तक जीडीपी एक तिहाई में रही है इस देश में, और जो शर्म करने की बात कर रही थी मैडम, उन्हीं की सरकार में हुई है। दूसरी बात, हमारी अटल जी की सरकार बनी थी इस देश में, तो हमको 4.5% जीडीपी मिली थी, हमने उसको 7.5 करके इनको दिया। 10 साल में उन्होंने 4.5 करके दिया, आज भी हम उसके ऊपर चल रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस और ये जो लोग फैब्रिकेटेड बात कर रहे हैं। तीसरी बात, एक बात मैं कहूंगा ब्रिजेश जी, हमको टाइम दीजिएगा। श्री राहुल गांधी जी, चूंकि संयुक्त विपक्ष है उनके साथ, इसलिए मैं कहूंगा, उन्होंने एक ट्वीट किया, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनको नब्ज की पहचान नहीं। उन्होंने एक ट्वीट किया एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी को लेकर कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। ठीक उसी सैन्यकर्मी ने जवाब दिया है कि सरकार जो भी फैसले करती है वो जनता के हित में करती है, सरकार के हर फैसले का साथ खड़ा हूं। नोटबंदी से आतंकवाद और नक्सलवाद का कमर टूटी है। नोटबंदी अच्छा कदम था, ये मेरा नहीं, उस नंदलाल जी का है कमेंट। सरकार भी आपकी है। नहीं, उस नंदलाल जी की कमेंट है ब्रजेश जी, जिनको ट्वीट करके राहुल गांधी जी ने ये सवाल खड़ा किया था आम जनता की जो बात, यानी आपकी पार्टी के 2 बड़े नेताओं का मैं बयान आपको कोट करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना है कि ये देश ये मॉन्यूमेंटल फेल्योर है। ऐसा वो क्यों मानते हैं? दूसरी चीज, राहुल गांधी कहते हैं दबा के कुल्हाड़ी मारी जनता के पैरों पे। तो आप ऐसे क्यों असिस्ट करते हैं? सरकार अगर एक फैसला लेती है तो फैसला किसी बुनियाद पर लिया होगा। आप लोगों का क्या असेसमेंट है कि यह फैसला गलत क्यों होगा? ब्रजेश जी, आपके पैनल में आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ से लेकर आर्थिक पत्रकार तक हर प्रकार के विद्वान, बुद्धिजीवी और समझदार लोग मौजूद हैं, जिनके आगे मेरा आर्थिक ज्ञान तुच्छ है। किंतु मुझे नहीं लगता अब तक के पूरे डिबेट को सुनने के बाद कि किसी एक भी व्यक्ति ने मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, की किसी भी बात से इत्तेफाक रखा है। जो और बल्कि सिद्धार्थ जी जो 5 कारण दिए, उसके बाद एक बड़ी सुंदर लाइन उन्होंने कही, वो पंक्ति में दोहराती हूँ कि वो बहनें जिनकी बारातें चली गई और वो जो लोग जिनकी लाइनों में मौत हो गई, उनकी मौत का निर्लज्जता नंदलाल जी की तस्वीर की ही तरह मामला है। तो भारतीय जनता पार्टी की मुझे बात कहने दें, मुझे बीच में न डिस्टर्ब करें, मुझे बात कहने दें। तो
भारतीय जनता पार्टी में प्रवृत्ति है कि तुगलकी हुकूमत निजामी फैसले ले और उसके बाद सारे प्रवक्ता मिलकर जैसे राम रहीम को डिफेंड कर रहे थे। लग नहीं रहा था कि डेरा का प्रवक्ता कौन है और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कौन है। जी मेरा ऑब्जेक्शन है। नोटेड नहीं ऑब्जेक्शन है, लगातार गलत बात बोल रहे हैं। नोटेड राम रहीम को 10 साल आपकी सरकार ने बचाया। उसके मुद्दे से मत डिबेट नहीं, इन्होंने कहा राम रहीम को कांग्रेस ने बचाया। राम रहीम जैसे के साथ कांग्रेस खड़ी रहती है। धैर्य रखें। मनीष राम रहीम के साथ आप लोग खड़े थे। राम रहीम डिलीट 10 साल आप उनको बचाती रही। हमारी सरकार आई तो हमने नहीं भेजा। और डिजिटलाइजेशन की आप बात करते हैं, 60% लोगों के पास शौचालय का एक्सेस नहीं है। कौन सा डिजिटलाइजेशन, कौन सा डिजिटल मनी, कौन सा विकास, कहां डिमोनेटाइजेशन आपका क्या है, कहां आपने रोजगार दे दिया, कहां जीडीपी। मैं मनमोहन सिंह जी का जिक्र नहीं करती, बट यशवंत सिन्हा जी का आर्टिकल आपने नहीं पढ़ा। कौन सा आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ है और इस पैनल में कौन सा ऐसा, अभी किस व्यक्ति ने ऐसा बोला कि जीडीपी की बात पर आप इत्तेफाक न रखें। हर बात को धार्मिकता से, राष्ट्रीयता से, देशभक्ति से जोड़कर मूल मुद्दों का तर्क संगत उत्तर आप नहीं दे रहे हैं। ऑल राइट सुची जी, ऑल राइट। मेरे साथ गीतिका केसवानी जी मौजूद हैं। गीतिका जी, आप मुझे बताओ, जो बात अभी सिद्धार्थ कलहंस ने तथ्य प्रस्तुत किए, वो तथ्य इशारा करते हैं कि डिमोनेटाइजेशन का बड़ा निगेटिव इंपैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योग धंधों और आम आदमी के जीवन पर आया है। और खास तौर पर असंगठित क्षेत्र जिसमें मजदूर, किसान, गरीब ये ज्यादा हैं, इन पर बड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में इन पर इंपैक्ट आया है, वो भी नकारात्मक तौर पर। नेगेटिव इम्पैक्ट जो मेरे नजरिए से डिमोनेटाइजेशन का आया है वो इनफॉर्मल सेक्टर पे आया है। जो इनफॉर्मल सेक्टर आपका सट्टेबाजारी था, ब्लैक मनी, करप्शन, टेररिज्म, इन सब पे एडवर्स इफेक्ट आया है। आप अगर छोटे उद्योग बंधु की अभी शुरुआत में उनकी प्रॉब्लम्स थी कि वो कैश, उनका अकाउंट ये सब ओपन नहीं था, अब 1 साल में ये सारी चीजें ओपन हो चुकी है। सेकेंडली, अगर आप कह रहे हैं ब्लैक मनी कहाँ है, ब्लैक मनी ही तो है जो वो शेल कंपनीज हैं। वो शेल कंपनीज उन्हीं की ही हैं जिनका ब्लैक मनी है। और शेल कंपनीज अगर आपकी 2.5-2.25 लाख कंपनीज हैं और उसमें कम से कम 500 करोड़ से ऊपर कैश फ्लो पड़ा हुआ है, और आज कह रहे कि कोई पॉलिसी, कोई टैक्स, कोई स्कीम नहीं बनी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने, आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया था, तब जाके ही ये फिगर्स हमें मिल पाई हैं। जो आज की डेट में डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर्स हैं, आप उनसे पूछिए कि अब वो क्यों इतना इतलत पिलत कर रहे हैं। आप बताओ मुझे कि अभी ये मंदी का दौर और चलेगा या फिर अब ये स्थिर हो गया है, सिर्फ इतना ही होगा, या फिर अब ये बढ़ेगा? आपका असेसमेंट क्या कहता है? मंदी का दौर, आप 1 साल में तो कोई, अगर भूकंप भी आ जाता है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स कितने टाइम तक पड़ते रहते हैं। भूकंप था बिल्कुल था, मानेंगे, बट वो भूकंप अच्छे, सकारात्मक भूकंप था। सकारात्मक भूकंप। भूकंप भी सकारात्मक होते हैं। भूकंप आपका क्यों आता है? अगर आप जियोग्राफिकली उस चीज को पढ़े, क्योंकि आपकी नेचुरल चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, तभी भूकंप आता है। और पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेटेड हो गई। अगर आप नसबंदी की बात करें तो नसबंदी भी कोई गलत वो नहीं था, नसबंदी भी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के ऊपर ही था। मैं तो पॉपुलेशन कंट्रोल पर मुहिम चला रहा हूँ, इस देश के लोग जब समझ जाएं तब अच्छा है। अगर ये सोच की बात होती है, आप उस चीज को इतना हाई तौबा करेंगे तो नसबंदी भी हाई तौबा है भाई, नोटबंदी भी हाई तौबा है। अगर आप उस चीज को पॉजिटिव उससे देखेंगे तो वो पॉपुलेशन कंट्रोल। सरकार कह रही सब हरा हरा है, गीतिका जी भी कह रही सब ठीक ठाक है, आप लोग क्यों, आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, हमारे पेट में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। दुनिया कितनी हसीन है और आप जो ऐसी बातें करते हैं। मुझे कोई दर्द नहीं है, सब कुछ ग्रीन ग्रीन बिल्कुल सही कहा है। शुक्ला भी देखिए आज ग्रीन है। हमारे देश में अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी दिक्कत है तो बढ़ती हुई आबादी और जातिवाद से है। आप ये देखिए, जो अभी बात ये बताया गया, अभी जातिवाद की बात बीएसपी वाले करें। नहीं, बीएसपी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली पार्टी है। कहाँ जातिवाद, कहाँ? वो तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर चलने वाली है। वो ये कहें तो बड़ी अजीब लगती है। विरोधियों ने हाईलाइट करके बना दिया है। मुद्दे पे, हम लोग मुद्दे पे। हाँ, ठीक है, बिल्कुल करें। अच्छा, ये देखिए आंकड़ा जो दिया जा रहा है कि अभी जो है इतने मोबाइल हो गए, इतने संख्या बढ़ गई, इतने लोग यूज करने लगे, इतने ज्यादा पैसे उससे ट्रांजैक्शन होने लगा। देखिए, ये सब उसी तरह का मजाक है। बिल्कुल, आप 90 से पहले देखेंगे तो मोबाइल था ही नहीं, तो मोबाइल आया तो 1 से शुरू हुआ और आज करोड़ों की संख्या में चले गए। ये हर साल बढ़ता जाएगा। आबादी भी है, कल कोई इसका भी फायदा उठाएगी। भाजपा के हमारे प्रधानमंत्री जी इतना बढ़िया वक्ता है और लच्छेदार
मजेदार भाषण देते हैं कि मजा आ जाएगा। उन्होंने कहेंगे कि मैंने 5 साल के अंदर देखिए आंकड़ा उठा के मैंने 1.5 गुना आबादी को बढ़ा दिया, मैंने प्रयास, वो सब कुछ भी हो सकता है। इस तरह के आंकड़े से देश नहीं चलता है। देश को चाहिए रोजगार, देश को चाहिए सही व्यक्ति, ईमानदार, जो सत्य बोले। कौन दे सबसे सकता है? बड़ा मायावती कोई भी, हमें कहता हूं मायावती जी नहीं, मायावती जी, हाँ बिल्कुल सही है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर बहन कुमारी अरे मुझे मायावती क्यों जी ने, मैं बता रहा मनीष जी हूं, को- मैं ये चैलेंज कर सकता हूं कि बहन कुमारी वो हंस रहे मायावती जी एक ऐसी पार्टी और ऐसी राष्ट्रीय नेता हैं जो कभी भी झूठ का पुलिंदा कह के नहीं आई हैं और करके दिखाई हैं। All right. वो पूरा देश जानता है। सिद्धार्थ जी, एक चीज बताओ, एक बहुत जाने माने अर्थशास्त्री हैं और यूपीए की जब सरकार थी तो उसकी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं, जियाद्रेस साहब। इन्होंने एक बड़ी चौंकाने वाली बात कही कि नोटबंदी का फैसला उस तरह से देखा जाना चाहिए कि एक बहुत तेजी से एक रेसिंग कार जा रही है और आपने उसके टायर पर गोली मार दी और वो कार आपकी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और उनका यह भी कहना है कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी हिंदुस्तान में सूटकेस में नोट भरकर रखने के बजाय उसको निवेश कर देने के 100 तरीके जानता है और वो अपने पैसे निवेश भी कर लेता है। तो फिर वो काला धन कैसे हो गया? और दूसरी चीज ये, उनका यह भी मानना था कि इस तरह के फैसले नोटबंदी के जिस प्रकार से हड़बड़ी में लिए गए, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में दशक लग जाएंगे। देखिए, जियाद्रेस बहुत काबिल व्यक्ति हैं और क्या वामपंथी क्या दक्षिणपंथी कोई इस बात से इंकार नहीं करता, और गरीबों के प्रति उनकी जो निष्ठा है और जो काम वो करते हैं, जमीन पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। बात सही कही है। मैं एक बात थोड़ा मैं मानता हूं कि बहुत तेजी से रेसिंग कार में जो गोली मारी है, कार ऑलरेडी रेसिंग कार नहीं थी। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति अच्छी नहीं थी। ये नोटबंदी के पहले भी कई बहस में हम लोग यहाँ पर इस बात पर चर्चा कर चुके थे कि ऑलरेडी एक वैश्विक मंदी चल रही थी और उसका असर ऐसा नहीं है कि कोई यूपीए चली गई तो एनडीए आ गई तो वो सुधार सकती थी, वो चल रहा था। महत्वपूर्ण यह हुआ, इतने सारे आर्थिक मामलों के जानकार बैठे हैं, क्या कोई बताए किसी प्राइमरी लेवल के किताब में अर्थशास्त्र के लिखा है कि किसी देश की 86% इन यूज करेंसी को अचानक से डिमोनेटाइजेशन करके उसको सिकोड़ के अंदर वापस लिया जाए? क्या इस रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे दुनिया में आज तक कभी किसी मुल्क ने विमुद्रीकरण किया है? बस मैं ये दो चीज, सारे लोग अर्थशास्त्र पढ़ के आए होंगे, मैं ही नहीं पढ़ा हूं अर्थशास्त्र, नौकरी करता हूं अर्थशास्त्र के अखबार में। इस रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे और इतनी बड़ी तादाद में 86% पैसा स्क्वीज करके आप जब बैंकों की तरफ वापस लाएंगे तो कारोबार पे तो असर पड़ नहीं था। जो ऑलरेडी मंदी चल रही थी उसमें और ज्यादा आपने कोड़ में खाज का काम कर दिया। फिर निर्माण क्षेत्र, आपने पहले बताया कि पहले ही नेगेटिव निर्माण क्षेत्र था, फिर नौकरियां तो ऑलरेडी कम होती जा रही थी और ज्यादा कम होती चली गई। और अब इस इंपैक्ट को 2008 की मंदी को अमेरिका आज तक पूरी तरीके से बैक टू बिजनेस नहीं हो पाया है। 9 साल लगे अमेरिका को। अब अमेरिका के मुकाबले हम नहीं, दुबई भी देखिए अभी तक मंदी से उबर नहीं हम है। उस मंदी 10 साल से ज्यादा हो गए। तो जब उनको इतना वर्ष लगता है तो हम इस नोटबंदी के असर से इतनी तेजी से, बहन गीतिका जितनी तेजी से बता रही हैं कि रिटेल सेक्टर बहुत तेजी से बाउंस बैक कर जाएगा, तो उतनी तेजी से कैसे कर पाएगा? और जब नहीं कर पाएगा, नवंबर के बाद ही जुलाई में अगर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन करा दिया है तो वो कोई तो एक बहुत बड़ा सोच होगा जिसके पीछे उन्होंने एक के बाद इस सोच के इम्पैक्ट पर ही हम लोग असेसमेंट हम पे यही कह रहे हैं कि जी। अब उसके बाद जब जीएसटी आता है, जाहिर सी बात है कि जीएसटी को कोई भी गलत नहीं कह सकता है, लेकिन उसके प्रिपेयर्डनेस में, मतलब उसके इम्प्लीमेंटेशन की जो खामियां हैं, इस तरह की अर्थव्यवस्था जब हमारी चल रही है, ऐसे में पहले नोटबंदी फिर जब जीएसटी आती है तो अवसर तो घटते जाएंगे, अवसर घटते जाएंगे, बेरोजगारों की फौज खड़ी होती जाएगी। ऑलराइट, नावेद सिद्दीकी के पास चलते हैं। नावेद जी, बीजेपी कह रही सब ग्रीन है, सब हरा भरा है, बहुत उत्सव का माहौल है, देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, आपको क्या प्रॉब्लम भाई? देखिए ब्रिजेश भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो देश को है। और हमारे ऊपर अभी इल्जाम लगाया गया, आपने देखा, ये कहा गया कि पिता पुत्र ने 1 हफ्ते का समय मांगा था, और इसलिए मांगा कि वो अपना सब कुछ सही कर लें। पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये देखें कि कौन से पिता पुत्र कौन सा काम कर रहे हैं। एक हमारे ऊपर उंगली उठ रही कि सही करने को मांगा, और एक साहब ने अपनी कंपनी को कहां से कहां पिता पुत्र ने पहुंचा दिया। तो पहले तो ये झांक के देखें अपने घर में। मुद्दे पे आए, हाँ, ये कह रहे हैं कि सब ठीक है, बहुत हरा भरा है। नहीं, देखिए हरा भरा तो नजर आता ही है कुछ लोगों को,
लेकिन इन्होंने हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया, मैं उसकी बात कर रहा हूं, पहली चीज। लेकिन देश में हालात जो है, नौकरी की बात जैसे अभी की कि बताइए, अभी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जिसे हम बोलते हैं, ये क्या हालात इसके हो गए, बद से बदतर हो गए, सब देख रहे हैं इसको। अब ये लाख कहें कि हमने ये कर दिया है, हमने इनसे इसको इतना पूछिए अच्छा कर जीडीपी दिया। कितनी थी 10 हमने सालों कर में मनमोहन जी के समय में। अब जरा बोलने पूछ लीजिए, देखिए, प्रिया जी, देखिए लगातार पूछ GST की लिया बात, आपने, देखिए, पूछ GST लिया, की बात हो आप रही बोलने है। दीजिए। हाँ, बोलिए इनसे बोलिए। कहिए मनमोहन जी जब छोड़ के लगातार- गए थे, इनके समर्थन से देखिए, सरकार चला रहे थे, तो देखिए, जीडीपी क्या थी देश की? देखिए, ऐसा है कि इनकी दुखती रग जब कोई ओफ, पकड़ ओफ। लेता है तो इनकी चीख निकल जाती है। नहीं, ये चीख तो भारतीय निकली जनता जाती पार्टी है, वालों क्योंकि की एक बात इनकी और आपने दुखती कहा रग था कि मैंने 8 पकड़ ली नवंबर के है। बाद फसल खामोश कटी थी रहिए। और 8 नवंबर के बाद फिर कटेगी। ब्रिजेश भाई, बोलने दीजिए। हाँ, ब्रिजेश भाई, एक सलीम जावेद की बहुत बढ़िया फिल्म थी और एक बहुत खूबसूरत डायलॉग था कि जब बच्चा रात में रोता है तो माँ क्या कहती है, सो जा नहीं तो। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, शायद आपने डायलॉग सुना होगा। रेलिवेंसी नहीं है। माँ क्या कहती है उनसे? नहीं, आप मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पे, मुद्दे पे नहीं, प्लीज। मैं मुद्दे पे ही आ रही हूं। आज व्यापारी परेशान है। आज उनके घर वाले कहते हैं कब रात में 8 बजे कोई टीवी पे आए। कब 8 बजे कोई नया फरमान जारी हो जाए, इसलिए सो जाओ भैया, 8 बजे से पहले सो जाओ। ऑलराइट, मनीष खेमका, आप मुझे एक चीज बताओ कि नोटबंदी हो गई, ठीक है, अब इसका जो भी पॉजिटिव निगेटिव इंपैक्ट है देश उसको देखेगा, इसके बाद क्या है, व्हाट नेक्स्ट? ब्रिजेश जी, देखिए, एक आध बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे छूट जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सभी दलों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। अभी जितना भी टैक्स जमा हुआ या जितने भी टैक्सेशन की बात चल रही है, कर चोरी की बात चल रही है, तो उसके लिए जितना भी शहरी क्षेत्र है, मतलब वो जिम्मेदार है, जितने जो शहर में रहने वाले लोग हैं, जो करदाता हैं, वो जिम्मेदार हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी जो छूट जा रही है, 70% जो बात होती है कृषि से जुड़ी हुई आबादी है जी। और उसमें बहुत ढेर सारे जो अमीर किसान जो हैं, तमाम सारे राजनेता हैं और बीच में भी नीति आयोग ने भी सरकार को सुझाव दिया था कि इन अमीर किसानों के ऊपर भी टैक्स लगाना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि केंद्र सरकार एक राजनीतिक कारणों की वजह से वो साहस नहीं कर पा रही है। तो ये सब देशहित के मुद्दे हैं। यदि कोई भी किसान, फॉर एग्जाम्पल, किसान आत्महत्या कर रहा है इस देश में, आप क्या बात कर रहे हैं? 2 करोड़ खेमका जी, जो अमीर पंजाब किसान, वगैरह अमीर को छोड़ किसानों की दीजिए, बात तो इस कर रहा हूं देश में किसान आत्महत्या कर रहा है और आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं। ब्रजेश जी, अमीर जिस किसानों, तरह की एडवोकेसी मत ब्रजेश जी, करिए। अमीर किसानों की बात कर रहा हूं। कौन से अमीर किसान है? आप पंजाब के कुछ इलाकों को छोड़ दीजिए, जरा इस देश में किसानों की दुर्दशा देखिए। आप किस तरह का सुझाव दे रहे हैं? ब्रिजेश जी, तमाम सारी लिस्टेड कंपनियां उन प्रावधानों की आड़ में सैकड़ों करोड़ रुपए कमा रही हैं। इवन आप तो पंजाब आप उनको चले जाइए, पकड़ लीजिए, जेल भेज दीजिए। तमाम सारे इन गरीब ऐसे किसानों pockets के ऊपर क्यों हैं डंडा चला रहे हैं? और ऐसी एडवोकेसी क्यों करते हैं आप लोग? क्योंकि नहीं, कम से कम सभी से अगर टैक्स, अरे कंपनी को पकड़ लो, जेल भेज दो, फांसी दे दो। कमा अरे गरीब किसानों पर टैक्स लगाने की बात करते हो? जो गरीब, ब्रिजेश जी, आज 2.5 लाख रुपए के ऊपर जो भी व्यक्ति है वो टैक्स दे रहा है। मैं बात कर रहा हूं शहर के गरीबों की। जो व्यक्ति जिसके पास मोटरसाइकिल है, अगर 4 लोगों का उनका परिवार है, मियां बीवी 2 बच्चे, तो 2.5 लाख रुपए में कुछ भी नहीं होता और 2.5 लाख रुपए से ऊपर एक टैक्सेशन की लिमिट चालू हो जाती है, तो उसको भी हम शहरी गरीब ही मान सकते हैं। मैं उन सबके भले की बात कर रहा हूं। और यदि अमीर किसानों के ऊपर मैं टैक्स लगाने की बात कर रहा हूं, तो इससे ये राजनेता इतना भागते क्यों है, जो कि एक जायज मुद्दा है। और मुझे लगता है कि ये सब देश हित में, बुंदेलखंड में भी लगाना चाहिए टैक्स, विदर्भ वगैरह में। कोई दल आगे आए, मनीष जी, बुंदेलखंड में अगर हम टैक्स लगाए, जिसके पास भी जो उस विदर्भ पे लगा दें, उस लिमिट से नहीं, उस लिमिट से जिसके पास भी ज्यादा पैसा है, तो इस पे चर्चा होनी चाहिए ब्रिजेश जी। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा भी जैसे इसके कई सारे जो मुद्दे हैं, आप बड़े बेरहम टाइप के अर्थशास्त्री नहीं है। ब्लैक मनी पे भी लोग हवा में नहीं, इसमें ऑलराइट, कई सारे मुद्दे। ऑलराइट, मनीष प्लीज वेट, वेद जैन साहब हमारे साथ दिल्ली जुड़े हैं। जैन साहब, सरकार कहती है कि नोटबंदी के बाद का जो हिंदुस्तान है वो बहुत हरा भरा है, बहुत बेहतर उन्होंने बनाया है और वो देश की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 पर ले चल रहे हैं, यानी सारा पैसा वो डिजिटल लेन देन के जरिए ही आगे बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार अभी 1 वर्ष हो गया है, इसके बाद क्या करने की तैयारी? क्या बेनामी संपत्ति, क्या और दूसरे मसलों पर कुछ कार्रवाई की योजना है? देखिए, इस बात का जवाब मैं अभी देता हूं, लेकिन मैं जो पहला मुद्दा मनोज जी ने उठाया और गीतिका जी ने उठाया, मैं उन दोनों बातों को क्लैरिफाई कर दूं। मनोज जी ने ये कहा कि भाई अगर हम डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी को पहले बताते तो लोग नोट बदल के ले जाते, और अभी चर्चा ये है कि अगर, या क्या मतलब नोटबंदी का फैसला एक आदमी का था या कोई सोचा समझा कुछ अर्थशास्त्री बैठ के फैसला किया था,
क्या उसका कोई पेपर लिखा गया था? ये तो मान सकते हैं कि 8 नवंबर से पहले वो पेपर नहीं दिखाया जा सकता था, लेकिन आज तो बता सकते हैं कि भाई 8 नवंबर से पहले हमारे इतने सारे अर्थशास्त्री हमारे साथ बैठे थे, इन लोगों ने चर्चा की थी, ये कैलकुलेशन थी, ये वर्किंग थी, जिसकी वजह से नोटबंदी करी गई, ताकि लोग ये जज कर सकें कि आपका फैसला ठीक था या गलत था। अभी आपने कहा कि आज की डेट में जो सबसे बड़ा नुकसान मैं नोटबंदी का समझ रहा हूं, वो आपकी करेंसी में कॉन्फिडेंस कम होने की बात है। हर व्यक्ति 500-1000 रुपए के जो नोट रखता था, एक करेंसी में कॉन्फिडेंस था, एक कंट्री को प्राउड होता है कि मेरी करेंसी में कॉन्फिडेंस है। आपने ओवरनाइट डिमोनेटाइजेशन करके, नोटबंदी करके उस करेंसी का कॉन्फिडेंस शेक कर दिया है कि आज की डेट में कोई व्यक्ति, क्योंकि बाहर अमेरिका का जो डॉलर है वर्ल्ड ओवर लोग रखते हैं, तो अगर आज ये सोचे कि 500-1000 का नोट बंद हो जाएगा तो आपकी करेंसी में से कॉन्फिडेंस लैक हो गया है। तीसरी बात आपने कही कि 6% आपका आंकड़ा कहता था कि ब्लैक मनी है, और उस 6% को पकड़ने के लिए आपने 94% लोगों के पीछे पड़े, और उसके बदले सिर्फ आपको 1% भी नहीं मिला। आपका ये आंकड़ा भी कहना है कि 1% मिला, वो भी आपको हाथ नहीं आया। सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए आपके हाथ में आए हैं, जो सिर्फ आप कह रहे हैं जो पैसे नहीं आए, वो भी वो पैसे हैं जो लोगों के घर में पड़े हैं और जो 31 दिसंबर को बंद होने की वजह से पहुंचे नहीं बैंक के बाद। तो आप ये लगाइए आने वाले समय में क्या होगा और कैसे होगा, उसका अनुमान तो तब लगेगा। आप उसके आज ये वो अच्छाइयां ढूंढ रहे हैं जो इंसिडेंटली आपको ऑटोमेटिक आ गई। जब 8 नवंबर को करेंसी बंद होगी तो पर फोर्स आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तो यूज आप करना अब पड़ा। ये हिंदुस्तान की आपका उद्देश्य नहीं अर्थव्यवस्था था को कैशलेस और आम आदमी इकोनॉमी के बारे जीवन में। पर इसके इम्पैक्ट का असेसमेंट अभी और निगेटिव जाएगा, या फिर अभी ये सबसे एक्सट्रीम लो पॉइंट है? ये देखिए, अभी जो इम्पैक्ट आया है ये तो पड़ेगा। अब आगे आके क्या होता है और कैसे होता है, क्योंकि जो आज की डेट में कैश की जो करेंसी है उसकी वजह से जो एक बार व्यापार को झटका लग गया है, और जैसे गीतिका जी ने कहा कि ये डिमोनेटाइजेशन भूकंप था, एक अर्थक्वेक था, उसके जो नुकसान है वो सहने पड़ेंगे। जब उसके नुकसान, भूकंप का जो नुकसान हुआ, जो डैमेज हुआ, जो ठीक हो जाएगा, उसके बाद अर्थव्यवस्था अपने वापस आएगी। लेकिन उस व्यवस्था में आने पे भी जो उसकी जो कॉस्ट है और जो उसका नुकसान है, जिसका जो डैमेज हुआ है, वो कभी के पूरा नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों, विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष शुक्रिया कि आप सब ने अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं और आप सब ने समय निकालकर एक तस्वीर बनाने की कोशिश की, एक पिक्चर पेंट करने की कोशिश की कि डिमोनेटाइजेशन के पहले और डिमोनेटाइजेशन के बाद और अगले आने वाले कुछ वर्षों तक का हिंदुस्तान कैसा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। अब आप खुद तय करिए कि आप डिमोनेटाइजेशन को जश्न में मनाना चाहते हैं या फिर इसकी बरसी मनाना चाहते हैं, फैसला आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तैयार रहिए, नोटबंदी व्हाट नेक्स्ट, अगला कदम क्या है। धन्यवाद।